सांवरिया सेठ की। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मैं आदेश कुमार आज फिर आपके सामने 10th क्लास का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बचा हुआ टॉपिक था उसको कंप्लीट करेंगे। और ओम्स लॉ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आया भी है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, ठीक है, अच्छा खासा वीडियो चला और नवोदय विद्यालय के बच्चे भी बहुत सारे जुड़े, लोकल के बच्चे भी बहुत सारे जुड़े, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करते हैं कि आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो हम लोग ये क्लासेस जो है ना आपकी कंटिन्यू आपको दे पाएंगे, ठीक है। और उनको भी धन्यवाद जो देखता हुए वीडियो में एक दो डिसलाइक आ जाते हैं, तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ को स्टार्ट जो पढ़ा था हमने इसके आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज ये कंडक्टर है और उसमें बताया गया था कि अगर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस सेम रहती हैं, फिजिकल कंडीशन से आई मीन कि इसकी लेंथ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम चेंज नहीं करते हैं, तो बोला गया था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वहां पे बात करी गई थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पर हमने कुछ सीखा था कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है R, जिसको हम बोलते थे रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी R पे बात करेंगे कि एक्चुअली ये R है क्या, ये रेसिस्टेंस है क्या, ठीक है ना। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है रेसिस्टेंस है। अभी फिलहाल हम लोग रेसिस्टेंस की बात करते हैं और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डाल देता हूँ, उसके बाद इस पे बात करते हैं। बच्चों एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, आप मेरी स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना। मतलब जनरली मैं गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दें केवल यहां तक, रेसिस्ट। अभी बहुत करंट में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन छपके आई थी जिसमें लिखा था कि इंडियन गवर्नमेंट रेसिस्ट 59 चाइनीज ऐप। इंडियन गवर्नमेंट रेसिस्ट 59 चाइनीज ऐप। रेसिस्ट मींस व्हाट? रेसिस्ट मींस सिंपल सी बात ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज के 59 ऐप्स का अपोज किया और रोक दिया उनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे कि इसमें भी कुछ रोकने जैसा होगा। और रोकने जैसा क्या होगा इसमें, हम तो करंट पढ़ रहे हैं तो करंट में भाई क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो क्या ये करंट को रोकेगा? हाँ, अल्टीमेटली लगभग ये करंट को ही रोकेगा, ठीक है। तो ये करंट को रोकेगा लेकिन अलग तरीके से। क्या होगा एक्चुअली, मैंने आपको बताया था उस दिन जब मैंने करंट पढ़ाया था, मैंने इस तरीके से कंडक्टर बनाया था, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए थे। आज भी मैं वही कर रहा हूँ। देयर आर सम इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, देयर आर सम इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। और इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो क्या भाई खुला रोड थोड़ी ना है कि कोई इन पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो इनको भी होती होगी ना जब ये ट्रैवल करते होंगे। तो जब ये ट्रैवल करते हैं तो कुछ है ऐसा इस कंडक्टर में जो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, जरूर कुछ ना कुछ अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं और रोड पे बहुत तेज से हवा हमारे अपोजिट चल रही है, तो वो जो हवा हमारे फ्लो को अपोज कर रही है वो मेरे लिए रेसिस्ट है, वो रेसिस्ट कर रही है मेरे को, वो मेरे लिए एक रेसिस्टेंस है। द एयर हमारे लिए उस कंडीशन में क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इसी तरीके से इस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी सब्सटेंस की, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रेसिस्टेंस कहलाती है। जी हाँ, रेसिस्टेंस का तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल सा हम रेसिस्टेंस को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, it is the property of a conductor, ठीक है। जनरली हम कंडक्टर की बात करेंगे, है ना, हम सब्सटेंस वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो इंसुलेटर्स है उनकी कंडक्टिविटी से हमें क्या लेना देना, उनका तो कोई प्रैक्टिकल यूज है नहीं, ठीक है ना। तो उनमें तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर
by which it opposes the flow of electrons or you can say charge। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके माध्यम से बाय विच दे अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर में। अब किसी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, किसी में ये प्रॉपर्टी कम होती है, तो इसी के बेसिस पर अभी तक हम लोग जो डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे थे इंसुलेटर की और कंडक्टर की, तो उसको रेसिस्टेंस के बेस पर भी पढ़ सकते हैं कि भाई जिस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ही नहीं होने देगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देगा तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। अभी तो क्या पढ़ते थे हम लोग कि द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बिकॉज रेसिस्टेंस कम होने का मतलब है वहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। अल्टीमेटली करंट है क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स का ही तो चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो होता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी आपने पढ़ी है, द करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस व्हिच हैज हाई रेजिस्टेंस इज इंसुलेटर एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच हैज लो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर कंडक्टर। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस हर चीज में होता है, ऐसा नहीं कि वो करंट को फ्लो कर रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, होता है बट कम होता है, उतना ज्यादा अपोज नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से फ्लो ना होने दें। तो रेजिस्टेंस समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, अभी इसमें कुछ रेजिस्टेंस इसका फिक्स है, ठीक, तो इस कंडक्टर के साथ ऐसा क्या करें हम कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए या रेजिस्टेंस कम हो जाए, है ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं हम इसके साथ। तो वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना एक अफेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पिछली बार वीडियो में कंप्लेन कर रहे थे कुछ बच्चे कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हम दो चीजों की बात करते हैं। पहला लेंथ ऑफ द वायर, वायर यानी कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर हम कंडक्टर की लेंथ को चेंज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो हम बाद में बात करेंगे। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि अगर किसी कंडक्टर का एरिया चेंज कर दो, उसकी क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो उसका ये जो एरिया है ये एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको बदल लेते हैं तो भी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है। एक और चीज होती है टेम्परेचर, ठीक है ना, बट टेम्परेचर को इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं गया है। एक्चुअली हमारे सिलेबस में भी टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर नहीं है। ठीक है, तो हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। कुछ टीचर होते हैं बता देते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली वो सिलेबस में हमारे नहीं है। तो इन दोनों टॉपिक में हम बात करते हैं कि आखिर क्या होता है। अब पहले इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, कोई चीज फ्लो हो रही है उसका अपोज करना, कोई चीज फ्लो हो रही है उसको अपोज करना। फ्लो का मतलब क्या, मोशन हो रहा होगा वहां पे। अब आप ही मान लो आपसे मैं कहूं कि बेटा आप जाओ थोड़ी दूर बाइक से या पैदल जाओ, चलो आप पैदल जाओ और पैदल जा रहा भागते हुए जाओ, 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है वहां पे जाओ। ठीक है, आप बड़ी आसानी से, हो सकता है बहुत आसानी से चले जाओ, ये तो ऐसा होता नहीं क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी तो विदाउट स्कूटी एंड बाइक से नीचे नहीं उतरती है। आई होप आप लोग ऐसे नहीं होंगे, खासकर नवोदय वाले। ठीक है, इनको सुबह पीटी में इनका सब कुछ रहता ही रहता है। तो मान लो 5 किलोमीटर मैंने आपसे जाने को बोल दिया कि बेटा जाओ, आप चले गए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही आप वहां पे पहुंचे, मैंने कहा 5 किलोमीटर और जाओ, तो क्या हुआ ये कि आप एनर्जी नहीं बची इतनी,
आप जा ही नहीं पाओगे आगे, जाओगे भी तो बहुत स्लो स्लो मरे मरे। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि अगर आपको आपसे मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करवाऊं तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि अगर आपने देखा होगा एथलीट जो एथलेटिक्स में जो कुछ इवेंट होते हैं, एथलीट जो होते हैं 100 मीटर वाला दौड़ते हैं एकदम फर्राटे पे, टाइमिंग आ जाती है उनकी 9 मिनट सॉरी 9 सेकंड 10 सेकंड 11 सेकंड है ना। कहीं ओलंपिक में तो शायद 1 पॉइंट समथिंग का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 100 मीटर दौड़ रहे हैं तो इतना तेज है ना, 5000 मीटर दौड़ रहे हैं तो बिल्कुल स्लो, और उससे अगर 10,000 वाला मैराथन दौड़ रहे हैं, वो कितनी लेंथ होती है एग्जैक्ट पता नहीं, बट मैराथन उससे बड़ी होती है, तो मैराथन दौड़ रहे हैं तो बहुत स्लो स्लो। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम अपने ट्रैक की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, हमारा मोशन वहां पर स्लो हो जाता है। यानी कि अब मोशन स्लो हो गया मतलब क्या हुआ, हमें कोई चीज है जो रेसिस्ट कर रही है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ द वायर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। मान लो इलेक्ट्रॉन को भी 1 मीटर में चलना है और उसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 10 मीटर में चलाऊं तो कहीं ना कहीं उसको भी तो कुछ रेसिस्ट करेगा, ठीक है, उसको भी तो पोटेंशियल भी मिल रहा है, एनर्जी तो उसको भी मिलती है, ठीक है ना। तो लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है हमारा। तो सिंपल सी एक बात है यहाँ पर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, या कंडक्टर कह लीजिए आप, ठीक है, टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले इसको समझ लेते हैं, क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, जो नहीं पढ़े उनके पाप है जो निकलेंगे यार यहाँ पे। जिनको समझ में आ रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्होंने 8 में अच्छे से पढ़ा, जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्होंने पाप किया नहीं पढ़ा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये किसी दो क्वांटिटीज के बीच में होता है, ये रिलेशन जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये किसी दो क्वांटिटी के बीच में होता है। मान लो एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, तो अगर क्वांटिटी ए बढ़ रही है और इसके रिस्पेक्ट में इसके साथ बी क्वांटिटी बी बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मींस अगर लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा मैं दैट इज करके इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करो तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यही बताया था ना आपको, यही तो होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपको इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मैं इसको और थोड़ा पतला कर दूं तो क्या उतनी तेजी से फ्लो कर पाएंगे? या मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो, एक सिंगल सा रोड है ना, अब आप उस पे जा रहे हो तो क्या आप अपनी बाइक को इतना तेज चला पाओगे? वही मैं आपसे कहूँ जाओ हाईवे पे, 80-90 से कम तो कोई नहीं आता है आप में से, मैं जानता हूँ कई को पर्सनली जो 70-80 से कम बाइक नहीं चलाते, क्योंकि वो खाली रोड मिल जाए तो फिर बाइक ही अपनी दम तोड़ देती है, उनका एक्सीलेटर कम नहीं होता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा तो वो ज्यादा गति से ट्रेवल करेंगे। मतलब ये कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, फास्ट ट्रेवल करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रेवल करेगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रेवल कर रहा मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस जो है ना वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर से आ गया वही पाप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या लिख रहा हूं यार रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। और जो मैं वायर की बात कर रहा हूं या कंडक्टर कहूं, दोनों का मतलब एक है, तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है।
ज्यादातर लोग इसको क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। बच्चों जब आप ऐसा बोलते हो तो इसका मतलब हो जाता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब ये चीज आप पढ़ो, मैं लिख दे रहा हूं इसको पढ़ना कैसे है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ही पढ़ो, 1 अपॉन एरिया नहीं पढ़ोगे। 1 अपॉन एरिया पढ़ोगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी वो इनवर्सली बोल दिया है तो 1 अपॉन इनवर्स ही तो है का, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, वायर का, ठीक। अच्छा, यहाँ से हमें भी एक नई चीज मिलने वाली, देखो प्रोपोर्शन का साइन फिजिक्स में जहां भी आता है वहां कोई ना कोई एक नई चीज मिलने वाली होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी कुछ चीज नई मिलने वाली है। फिर से एक बार मैं सारा समराइज करके रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर किसी वायर की लेंथ को बढ़ाते हो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कि उसमें ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के केस में और एरिया के केस में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कम हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई 10 आदमी ऑब्वियसली कम दिनों में करेंगे। तो जो नंबर ऑफ पीपल के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, तो इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दो चीजों पे ध्यान देना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहां से हमें कुछ नया मिलने वाला है, प्रोपोर्शनल का साइन मिले, एक्साइटेड हुआ करो फिजिक्स में, क्या कुछ नया मिलेगा, क्या नया मिलेगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मैंने दो चीजें पढ़ी, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, फॉर रिमूविंग साइन, ठीक है। कौन सा साइन, ये प्रोपोर्शनल का। फॉर रिमूविंग साइन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, यहां पर एक कांस्टेंट है वो एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट called रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, और इसको पढ़ते हैं हम RHO, रो पढ़ते हैं इसको, रो, क्लियर है ना, ओके। तो अब ये साइन हटाएंगे हम, उस रो को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, where रो इज व्हाट, रो इज द रेसिस्टिविटी, क्लियर है ना। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। देखो रेसिस्टेंस के बारे में हम बात कर चुके थे, इसकी यूनिट क्या होती थी, ओम होती थी, ठीक है ना। यहाँ पर रेसिस्टिविटी एक नई चीज आई तो हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टिविटी को पढ़ेंगे अब इससे आगे, राइट। उसके बाद और भी कुछ नई चीजें हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो नई चीजें ही हैं आपके लिए, फिलहाल 10th में हो तो आपके लिए तो सारा कुछ नया ही है, ठीक। उनके लिए भी नया है जो 10th में पढ़ के आए थे, शायद उनको ये चीजें ना बताई गई हो जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी को पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसको याद रखना। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वहां से बना। अच्छा, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ भाई, कमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं आपके नवोदय वाले बच्चों, और बाहर के बच्चे भी, लोकल के बच्चे भी, हमारे आसपास के सारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, ठीक है। स्पेशली नवोदय वालों, तुम लोगों से तो 7 साल जुड़ा रहा मैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो उसका यूज करो और हेल्प करो एक दूसरे की, हमारी भी और अपने जो साथी हैं 10th क्लास में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं उनकी भी, ठीक है। और आगे की वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही हैं, 11th 12th की भी मिल रही हैं। अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस में, ठीक है, तो आप बेशक हमें कॉल करके बता दीजिएगा। नंबर आपने कमेंट किया था उस दिन, आज मैं फिर कमेंट करूंगा। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बेटा यहाँ से रो की वैल्यू निकालो तो एरिया इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, R इंटू A अपॉन L। सबसे पहले तो हम बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है। यूनिट क्या होती है, अच्छा यूनिट की बाद में करते हैं बात, सबसे पहले तो यही बता दो रेसिस्टिविटी क्या होती है।
रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है? किसी भी कंडक्टर की या किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी या वो कैपेसिटी जिसके द्वारा वो रेसिस्टेंस क्रिएट करती है। तो व्हाट इज रेसिस्टिविटी? इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू क्रिएट द रेसिस्टिविटी, सॉरी टू क्रिएट द रेसिस्टेंस। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू क्रिएट द रेसिस्टेंस। सिंपल सी बात है, मतलब नहीं है, ठीक है, याद कर लोगे आप डेफिनेशन को। फिलहाल यहाँ आओ, यूनिट पे आओ। तो बेटा ये क्या है? रेसिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? मैंने बताया था आपको, ओम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर खत्म, तो यूनिट क्या आ गई इसकी? ओम मीटर। जब जनरली लाइव क्लास में पढ़ाते थे, जब इसको बोलते तो एकदम से ऐसा लगता है बंदा चल रहा है, बच्चे बोलते ओम मीटर, ठीक है। तो ये क्या है? ओम मीटर। किसकी यूनिट? रेसिस्टिविटी की, राइट। अच्छा, एक चीज और यहीं पे कि सर रेसिस्टेंस तो आपने बता दिया है ना, कि रेसिस्टेंस बता दिया, वो एरिया और लेंथ से फर्क पड़ता है। क्या रेसिस्टिविटी में भी ऐसा होता है? चलो बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी। मैंने बोल दिया ये रेसिस्टिविटी लिखा है, ठीक है, हो सकता है कि ना आ रहा हो। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं मैं कह रहा हूं, एक बात सिंपल से लिख रहा हूं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी जो होती है वो हमारी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, ये कंडक्टर है मेरे पास, अब इस कंडक्टर की अपने आप में तो कोई रेसिस्टिविटी होगी, है ना। अभी मान लो कॉपर का है तो इसमें तो इसकी रेसिस्टिविटी फिक्स है कि कितना मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। अब अगर आप इसका इतना हिस्सा लोगे, ठीक है, तो ये इतने हिस्से में अपनी रेसिस्टिविटी शो करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी करेगा उतनी। अब इतना हिस्सा लोगे, इतना हिस्सा इसमें इलेक्ट्रॉन भी का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे फ्लो होने के लिए, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा? रेसिस्टिविटी तो ये उतनी जनरेट करेगा, रेसिस्टिविटी उसकी, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। तो रेसिस्टिविटी जो है किसी भी चीज की किस पर डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जब तक हम किसी कंडक्टर का मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है ना, वो लेंथ और एरिया को चेंज करोगे तो वो चेंज, हमने बताया भी आपको कैसे चेंज करता है। बट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी में सिंपल सी एक बात लिखें कि रेसिस्टिविटी, नोट्स भी देना जरूरी है, इसमें मैं लिख रहा हूं, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी उसकी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, तो फिर किस पे डिपेंड करती है? तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब अगर ये कॉपर का वायर है तो इसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, अगर सिल्वर का वायर है तो रेसिस्टिविटी अलग होगी, अगर ये गोल्ड का वायर है तो इसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। हालांकि गोल्ड का वायर बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो आप उस पे मतलब फाइनेंस पे मत जाइएगा। मैं बस ये बता रहा था कि अगर मटेरियल इसका चेंज कर दोगे तो ही इसकी रेसिस्टिविटी चेंज होगी। बाकी आप इसको तोड़ो मरोड़ो, एरिया चेंज करो, लेंथ चेंज करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है ना। चलो, इतनी चीजें हम लोगों ने सीख ली। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक, तो हमने बताया उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी, उसमें हमने बताया कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपने टॉपिक को ले चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम लोग कह रहे थे कि सर लेंथ को चेंज कर देंगे और एरिया को चेंज कर देंगे तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो भैया कैसे चेंज करोगे उसकी लेंथ और एरिया को? कैसे चेंज करेंगे? क्या क्या तरीके हैं आपके पास? किसी भी वायर की
फिजिकल कंडीशन को चेंज करने के लिए, यानी उसके एरिया को चेंज करने के लिए, उसके लेंथ को चेंज करने के लिए, तो आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? ठीक है, तो तीनों केसेस की हम बात करते हैं। केस 1, ठीक, कि केस 1 में हम कैसे चेंज करेंगे। तो मान लो ये हमारे पास वायर है, ये मान लो कॉपर का वायर है, मैंने क्या किया, ये तो अलग हो जाएगा। मान लो ये मेरे पास एक कॉपर का वायर है, ठीक, बिल्कुल इसका जो भी लेंथ है, जो भी एरिया, मैंने क्या किया, उसी टाइप का, उसी मटेरियल का, उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मैंने और वायर थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो भाई अभी इस वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज होगी, अब इसकी लेंथ चेंज होगी, क्या एरिया चेंज हुआ? एरिया बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम सेम टाइप के वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हमारे पास किसी वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज करने का, तो वो क्या है, ऑन एडिंग या बाई एडिंग द सेम टाइप ऑफ वायर, उस वायर में, उस कंडक्टर में उसी टाइप का आपने और थोड़ा सा वायर ऐड कर दिया। अच्छा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लो ये वायर है, ठीक है ना, इस वायर को आपने ऐसे बीच से मोड़ दिया। जब इस वायर को आपने बीच से मोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई आपने मिडिल साइड से मोड़ा है, फोल्ड कर दिया इसको, तो लेंथ तो आधी होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। भाई ये हिस्सा भी तो उठ के इधर आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया ना। ये पहले इतना था, अब ये 2 हो गए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, भाई फोल्डिंग द वायर, भाई फोल्डिंग द वायर और कंडक्टर। ठीक है, तो अभी हम केसेस बता रहे हैं आपको, अभी हम ये भी बताएंगे कि जब ऐसा केस होता है तो किस रिस्पेक्ट में रेसिस्टेंस चेंज होता है, और जब ऐसा केस होता है तब रेसिस्टेंस कैसे चेंज होता है। एक और तरीका है, ठीक है, ये तरीका क्या है कि ये मान लो वायर है, कंडक्टर है, भी इसका कुछ रेसिस्टेंस, कुछ रेसिस्टिविटी, व्हाटएवर जो भी होगा, इसके फिजिकल कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं तो ये भी तरीका नहीं अपनाना, ये भी तरीका नहीं अपनाना, फिर क्या अपनाओगे, खींच दो पकड़ के। ठीक है, इसको खींच देंगे हम पकड़ के, तो जब इसको, इस वायर को पकड़ के खींचेंगे तो डेफिनेटली इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो भी कम होगा। तो थर्ड केस है हमारे पास बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग द वायर। ठीक है, और तीनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक, वो हम लोग बात करते हैं। तो 3 केस है हमारे पास, बाय एडिंग द सेम टाइप ऑफ वायर, बाय फोल्डिंग द वायर और बाय स्ट्रेचिंग द वायर। ठीक है, तो केस नंबर पहला हम स्टडी करेंगे। केस पहला हमारा क्या है, बाय एडिंग द सेम टाइप ऑफ वायर। तो समझते हैं इसको। मान लो ये एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसकी लेंथ L1 है, और ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल का होगा तो उस वजह से इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो कितनी है, जो रेसिस्टिविटी है उसकी वो मान लें रो है, और अभी फिलहाल जो इसका रेसिस्टेंस है वो कितना है, रेसिस्टेंस है इसका R1। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। रो L अपॉन एरिया होता है, रो L अपॉन A, तो L हमारी L1 है, यानी लेंथ हमारी L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। अच्छा, हमने क्या किया, इसी वायर में थोड़ा सा और वायर ऐड कर दिया, लेकिन किया क्या, सेम टाइप का वायर था। तो जब सेम टाइप का वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सेम टाइप का वायर है, ठीक है ना, तो क्या हुआ, एरिया तो चेंज होगा नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी A1, और लेंथ आपकी चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज हो सकती है। अभी लेंथ L1 है तो अब लेंथ कितनी हो गई, L2 हो गई, राइट। क्या रेसिस्टिविटी चेंज होगी इसकी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, अब भी रेसिस्टिविटी वही है, पहले भी रो थी अब भी रो है। क्यों, क्योंकि हमने बोला
लेंथ और एरिया चेंज होने से रेसिस्टिविटी नहीं बदलती है, रेसिस्टिविटी बदलती है केवल मटेरियल चेंज होने से। मैंने बोला सेम टाइप ऑफ वायर, तो मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, तो रेसिस्टिविटी वही। हाँ, रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है क्योंकि हमने लेंथ को चेंज कर दिया, हमने लेंथ को चेंज किया तो रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो मान लो इस केस में जो रेसिस्टेंस है वो R2 है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A1। एरिया अभी भी वही है, पहले भी A1 था, अब भी A1 है, तो यहाँ पे A1 लिखा। अगर इसको डिवाइड करें हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ से R1 अपॉन R2 इक्वल टू डिवाइड किया रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A1। तो रो से रो कटा और A1 से कटा A1, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, L1 अपॉन L2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिएगा आप जब आपको इस तरीके की कंडीशन दी जाए कि कोई एक वायर है, उसका अभी कुछ रेजिस्टेंस है, फिर हमने उसी टाइप का वायर उसमें और जोड़ दिया है जिससे उसकी लेंथ पहले से कुछ लेंथ आपको दी हुई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो स्टूडेंट एक ही बात में कंफ्यूज होता है कि सर इसमें तो रेसिस्टेंस दिया और लेंथ दी है, रेसिस्टिविटी तो दी नहीं है, हम फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन में हम ऐसी अप्रोच को ही यूज करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। दैट मींस व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस एंड जो बाद में रेसिस्टेंस मिला वो फाइनल रेसिस्टेंस कितना होगा, जो इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ का जो रेशियो होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमने सीखी केस फर्स्ट से। सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में क्या होता है, नोट करते जाइएगा, आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है बच्चों। कंटिन्यू देखते रहिएगा आप लोग, कोशिश करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और घबराइए बिल्कुल मत, ये फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, ये क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको, इनका कहाँ पे यूज है, तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि इन चीजों को हम कहाँ अप्लाई करेंगे। समझ आपको अब भी आएगा, ये चीजें समझ रहे हो आप। न्यूमेरिकल लगाइए, कोई भी बुक उठा लीजिए, वहां से न्यूमेरिकल लगाइए 10th स्टैंडर्ड की बुक से, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हमने बताया था कि अगर किसी वायर को फोल्ड कर दिया जाए तो क्या होगा, द केस ऑफ फोल्डिंग द वायर, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है कि बाई फोल्डिंग द कंडक्टर, कंडक्टर या वायर को जब फोल्ड कर देते हैं तब क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टर की स्पेलिंग में मिसस्पेल, चलिए आप देख लीजिएगा। भाई फोल्डिंग द कंडक्टर, जब इसको हम पढ़ें तो डायग्राम बनाते हैं पहले सबसे। ये मान लो कोई ये कंडक्टर है, इनिशियली इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि अगर किसी वायर को फोल्ड कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो इनिशियली एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, लेंथ इसकी L1 और इसकी रेसिस्टिविटी रो और रेसिस्टेंस इसका R1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 इक्वल टू रो L अपॉन A1, L1 और A1, तो लेंथ L1 और एरिया A1 है, रेसिस्टिविटी अभी भी रो है, नया रेसिस्टेंस R1 है। अच्छा अगर इसको फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, बीच से फोल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो हाफ हो जाएगी ना और एरिया हो जाएगा डबल, एरिया एकदम डबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके का सीन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो हमारा है वो A2 हो गया और ये A2 क्या है 2A1, यानी पहले का डबल, पहले A1 था, अब कितना होगा 2A1। और लेंथ हमारे पास L2 आएगी और ये L2 किसके बराबर होगी, जो पहले L1 थी उसकी हाफ के बराबर, ठीक है ना। L2 इक्वल टू L1 अपॉन 2। रेसिस्टिविटी बेटा वही रहेगी, हमने लेंथ चेंज की है, एरिया चेंज किया, मटेरियल तो चेंज किया नहीं है। लेंथ और एरिया चेंज होने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ रेसिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा। और अब रेसिस्टेंस कितना होगा इसका R2, फॉर्मूला लगाएंगे R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू, डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा रो L1 अपॉन A1
टू रो L2 अपॉन A2, तो रो से रो कट गया, तो R1 अपॉन R2 कितना आया, R1 अपॉन R2 बेटा L साथ में आ जाएगा, तो ये हो गया L1 अपॉन L2। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा ब्रैकेट अभी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, इसलिए तो L1 अपॉन ये L2 इंटू A1, और ये A1 तो आ जाएगा नीचे, एक्चुअली ये A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा। फिर समझ लेते हैं इसको एक बार। L1 यहाँ था, मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन में L2 था वो यहाँ लिख दिया। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो A2 हो गया, और ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही बन जाता है, तो A1 हो गया। अब थोड़ा सा और इसमें जो वैल्यूज हमने सपोज किए वो रखते हैं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, L1 L2 कितना है, L1 अपॉन 2 के बराबर, यानी कि ये उससे हाफ है L2, तो ये L1 अपॉन 2 लिखेंगे, यहाँ पर अपॉन 2 लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं इनटू A2। बेटा A2 कितना है, 2A1 के बराबर, तो इसको हमने 2A1 लिखा और नीचे A1 था, तो ध्यान से देखो, इससे ये कटा और इससे ये कटा, क्या मिला हमें यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ इसको, मिला क्या हमें, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो ध्यान से देखो क्या चेंज हुआ, R2 कितना आ गया, R2 आ गया R1 अपॉन 4। तो बेटा जब भी फोल्डिंग का केस हो, जब भी आपको फोल्डिंग के केस में न्यूमेरिकल मिले और ये पूछा जाए कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, तो भैया पहले वाले का 1/4, पहले वाले का कितना 1/4। हमने कहा कि कोई एक वायर है जिसका कंडक्टर 24 ओम है, हमने उसको फोल्ड कर दिया, तो अब बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फोल्डिंग का केस है, पहले वाले का 1/4 यानी 24 में 4 से डिवाइड करोगे 6 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो डराएंगे आपको, वो सिंपल ऐसे रिलेशन से कर सकते हैं, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिएगा। अच्छा, अब थर्ड केस पढ़े, तो हम लोग थर्ड केस पढ़ते हैं, और थर्ड केस पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा मेंसुरेशन की नॉलेज रखना जरूरी है, और ज्यादा नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मात्र, इतने से ही काम चल जाएगा आपका, क्योंकि उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके, आप पॉज तो कर नहीं सकते क्या, हाँ पॉज कर सकते हो, लाइव चल रही है तो पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप फटाफट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता करो क्या होता है, और नहीं भी पता करोगे तो हम पता कर देंगे, ठीक है ना। तो घबराइए बिल्कुल मत, आई एम हियर फॉर यू। तो केस नंबर थर्ड, केस थर्ड में मैंने क्या बताया था कि बाय स्ट्रेचिंग द वायर, केस ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, STRETCING, ओके, बाय स्ट्रेचिंग द कंडक्टर। भाई हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को स्ट्रेच करके भी चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी लेंथ और एरिया को स्ट्रेच करके भी चेंज कर सकते हैं। देखो क्या होगा, इसको यहाँ पे बनाता हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है। और जो ये एरिया, एक कंडक्टर है जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमें A1, और ये इसकी लेंथ दे रखी L1, और ये इसकी रेसिस्टिविटी रो, और ये इसका रेसिस्टेंस R1। आज सोच रहे हो ये वाला स्टेप तो सब में कॉमन है, ये बड़ा अच्छा यही कर किया करे, ज्यादा इजी है। हाँ ये सभी में कॉमन है, और आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको लिखना है R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ओके। क्या हो अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे उस केस में क्या होगा पर्टिकुलरली, ये सोचना है आपको। तो जब हमने स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ेगी, भाई डेफिनेटली लेंथ बढ़ेगी, ठीक, डेफिनेटली लेंथ बढ़ेगी इसकी। तो लेंथ कितनी हो गई L2, एरिया भी कम होगा A2। क्या रेसिस्टिविटी बदलेगी, हरगिज नहीं। क्या रेसिस्टेंस बदलेगा, लेंथ बदल गई, एरिया बदल गई, रेसिस्टेंस जरूर बदलेगा। क्या हो गया हमारे पास R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। इससे पहले डिवाइड इसमें भी करना है वो ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक चीज आपको बताना चाहते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए। ये बताओ जो हमने इस वायर को स्ट्रेच किया होगा तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ होगा क्या, भाई उतना ही मटेरियल है, उसको खींच के हमने लेंदी भी, तो भाई जितना वो थिन हो गया उतना लेंदी भी तो हो गया, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना।
अच्छा, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आप ध्यान से देखो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग पढ़ते आए हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है हमारा सिलेंडर की रेडियस। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या हम एरिया ऑफ बेस नहीं कह सकते, एरिया ऑफ बेस। भाई ध्यान से देखो ना, अगर सिलेंडर ये इस तरीके से हो और अगर इसकी रेडियस ये आर है तो हमने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, तो भाई हमने इस बेस का ही तो एरिया लगाया ना, ये पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि सिलेंडर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर एच ना यूज करके हम लोग एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम मान लेंगे B1। और जो B1 वॉल्यूम क्या होगा इसका, कि एरिया ऑफ बेस जो हमें दे रखा है, कितना दिया है A1 इनटू हाइट। इसकी हाइट क्या है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी L1। तो B1 इक्वल टू क्या हो गया A1 इंटू L1। इसी तरीके से इसमें इसका वॉल्यूम क्या माने हम B2 मान लिया। इसका एरिया कितना है बेस का A2 है, ठीक है ना। और इसमें लेंथ कितनी है वो L2 है, ठीक है। ओके, मैंने बोला एरिया जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला वॉल्यूम B1 और ये वाला वॉल्यूम B2 इक्वल होगा, यानी कि इस वायर का वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम सेम होगा। B1 हमारे पास कितना है A1 L1 इक्वल टू ये A2 और L2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 अपॉन A2 की नहीं, एक्चुअली हम इसको इधर ले आए, A2 अपॉन A1 की वैल्यू निकालें। किसकी निकाल रहे हैं, लिख दे रहा हूं क्लियर तरीके से। हम यहां से वैल्यू निकालेंगे A2 अपॉन A1 और ये आएगी L1 अपॉन L2 के इक्वल। तो A1 को इधर ले गए, L2 को इधर ले आए, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। अच्छा, अब डिवाइड करते हैं, मजा आएगा। देखो इसको डिवाइड किया तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, समझ में नहीं आ रहा आपको ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये रो L1 अपॉन A1 इंटू रो L2 अपॉन A2। अच्छा, रो से रो कैंसिल, चलो अच्छी बात है, रो से रो कैंसिल हम तो हमेशा ही करते आए हैं। तीसरा केस है, उन दोनों में भी किया था, इसने भी कर दिया। L1 अपॉन L2 एक ब्रैकेट में, इधर क्या A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा, तो A2 अपॉन A1। हाँ अब समझ आया क्यों किया, क्योंकि A2 अपॉन A1 की वैल्यू हम L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है हमारा। तो R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1 की जगह भी क्या लिखेंगे L1 अपॉन L2। तो ये क्या बन जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2, ठीक है। और ये टोटल मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो जब भी स्टेचिंग का केस आए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। आई थिंक ये नहीं आ रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये दिखा दिया जाए आपको, ठीक है। हाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये दिखा दिया जाए। एक बार आ जाए, नहीं तो बताइए, तो मैं दोबारा लिखने की भी कोशिश करूंगा, अगर आ जाएगा तो। आ रहा होगा शायद आपके पास, ठीक है, ये पूरा आ रहा होगा। चलिए ओके, नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। और अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे के टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जब बाय एडिंग द सेम टाइप ऑफ वायर से वायर की फिजिकल कंडीशन को चेंज किया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी बताया आपको, ठीक है। फिर फोल्डिंग द केस था वो भी बताया, फिर आपका स्टेचिंग द वायर का केस है वो भी बताया। तीनों केस आपको अलग अलग बता दिए। अब जैसे न्यूमेरिकल बने आपका वैसे आप बना देना, ठीक है ना। जैसे भी आपसे पूछा जाए तरीके मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है किसी वायर की कंडीशन को चेंज करने का, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर ले लेना। ये चीजें जनरली बताते नहीं है टीचर, हमारे यहाँ तो नहीं बताते, भैया आपके यहाँ बताते हो तो नहीं ले सकते। हमारे यहाँ तो सीधा ये पूरा प्रोसेस ही कराते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। पॉज कर लो। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन उससे लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंटेंट है, कंपटीशन में या क्लास में या बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। रेसिस्टर्स का मतलब भैया जो रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक, वो डिवाइस होती है जो रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, रेसिस्टर्स। इसका मैंने आपको सिंबल बताया हुआ था, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रेसिस्टर को या रेसिस्टेंस को, ठीक है। तो वो कंबाइन किया जाता है। कंबाइन कितने तरीके से करते हैं टोटल, तो 2 तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, किस तरीके से रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो उसको हम पहले लिख रहे हैं, फिर आपको समझा देते हैं कि व्हेन 2 or more resistors, when 2 or more resistors are connected end to end consecutively, ठीक है। consecutively मतलब अगर एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टर है, इसके एंड में मैंने दूसरा जोड़ दिया, ठीक है, इसके एंड में मैंने एक और जोड़ दिया, ये एक रेसिस्टर हो गया। तो इस तरीके से जो रेसिस्टेंस जुड़ते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। मान लाइक इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R3 बोल दिया, तो इसमें एंड टू एंड जो जुड़ते चले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। तो वही व्हेन 2 or more resistors are connected into consecutively, then they are called, then they are said to be connected in series, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कनेक्टेड हो तो सेकेंड केस है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है उसको देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया गया कि व्हेन 2 or more resistor connected between a common point, या between a same point, then they are said to be connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कहेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कॉम्बिनेशन, राइट, मतलब मेरा क्या है कि मान लो मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिए, एक कोई वायर था, ठीक है, इसमें मान लो बैटरी लगी हुई थी, और एक ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, पॉइंट बी। तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं बहुत सारे रेसिस्टेंस लगा दूं तो वो पैरेलल कहलाएंगे। जैसे एक मान लो मैंने ये लगा दिया, ठीक है, एक मान लो मैंने ये लगा दिया, एक मान लो मैंने ये लगा दिया। तो देखो ये सारे के सारे रेसिस्टेंस, ये R1 R2 मान लें, इसको R1 R2 और ये R3, तो ये R1 R2 R3 रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B लगे। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस बिटवीन सेम कॉमन पॉइंट लगे हो, 2 पॉइंट के बीच में लगे हो, तो उनको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा इस तरीके से रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और जहाँ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको 1 by 1 पढ़ते हैं कि क्या होता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और क्या होता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये R1 R2 R3 टोटल रेजिस्टेंस कितना बनाएंगे, और एक बार ये चीज है कि ये R1 R2 R3 सीरीज में लगे तो इनका टोटल रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो उसको 1 by 1 पढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं। तो जो पहला लॉ है हमारा, तो वो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। किस तरीके से होगा वो हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए मैं जो लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, मैं बोलूंगा, ठीक है, आप उसको वीडियो पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है, कि लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम सीरीज में 2-3 रेसिस्टेंस लगा देते हैं। एक मैंने ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ठीक है। तो जब इनको मैंने लगाया तो इनको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, पीछे एक बैटरी भी लगा दी, इधर प्लस इधर माइनस, और यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया हमने, स्विच को ऑन भी कर दिया है ना, ये स्विच ऑन का साइन होता है। मान लो इसमें पोटेंशियल B है, ठीक है, और इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो I निकल रहा है, और इस बैटरी का अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबके बराबर ही होगा। कितना होगा? इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है इस सिस्टम के द्वारा जो रेजिस्टेंस जनरेट किया जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया R, यानी इस बैटरी से जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो कितना है? R है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू आई आर, ऑब्वियसली B इक्वल टू आई आर हो जाएगा। जहाँ B और I और R पता होता है तो ओम्स लॉ लग जाता है हमारा। अच्छा अब सुनो, इस रेजिस्टेंस को मैंने R1 माना, इसको R2 माना, इसको मैंने R3 माना, और ये तीनों ही कनेक्टेड है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो पहला लॉ है हमारा वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है कि when the resistors are connected in series combination then each resistor has different potential। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि when the resistors are connected in series combination then each resistor has different potential। कहने का मतलब जो R1 रेसिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल कुछ V1 होगा, जो R2 रेसिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल कुछ V2 होगा, जो R3 रेसिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल कुछ V3 होगा, यानी कि ईच रेसिस्टर हैज डिफरेंट पोटेंशियल। इसी लॉ में एक और बात की गई है कि द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, यानी जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं उन सब में अलग अलग जो पोटेंशियल है उसका जो सम आएगा वो सम कितना होगा? इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल। तो लॉ फर्स्ट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि B1 प्लस V2 प्लस B3 इज इक्वल टू B, B इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि when resistors are connected in series combination then potential of each resistor is different। मतलब R1 में V1 पोटेंशियल होगा, R2 में V2 होगा, R3 में V3 होगा, ठीक है ना। और इन सभी रेसिस्टर में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का सम हमेशा बैटरी के सम के इक्वल होगा। तो वही हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। अच्छा सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि when resistors are connected in series then current is same in all the resistors। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर हों सभी में करंट सेम होती है और वो वही करंट होती है जो बैटरी से निकलती है। That means in the series combination of resistors the current is same in all the resistors and that current is equal to the current coming from the battery। That means R1 रेसिस्टर में करंट I होगी, इसमें भी करंट I होगी, इसमें भी करंट I होगी, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में हमारे पास I है, B है और R है, यहाँ पर भी I है, V है और R है, यानी तीनों जगह हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ध्यान से देखें इस R1 के लिए क्या निकलेगा? इस R1 के लिए B इक्वल टू I1 R1 है ना, R1 रेसिस्टर में पोटेंशियल V1 करंट I, तो सॉरी I R1 है ना, अगर ये B1 निकाले हम तो यहाँ पर दूसरा लगाएंगे B1 इक्वल टू I R1। ऐसे ही B2 निकालें तो ये आ जाएगा I R2, और ऐसे ही B3 निकालें तो ये आ जाएगा I R3।
राइट। अब ये सारे B1, B2, B3 और V की वैल्यूज हमारे पास आ गई। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करें तो B1 इक्वल टू IR1 प्लस B2 इक्वल टू IR2 प्लस B3 इक्वल टू IR3, और ये सब किसके बराबर है? V के, और देन V इक्वल टू IR। V की वैल्यू ये दे रखी है IR। तो यहां से अगर हम, अब इस चीज को मैं पहले लिख रहा हूं, अगर यहां से मैं I कॉमन ले लूं, हर जगह से I कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट गया एंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R कितना आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिखूं कि यहाँ पर 4 रेसिस्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है। मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है इसमें 6 वोल्ट की, ठीक है। स्विच ऑन कर दिया मैंने, इसको इसमें जोड़ दिया। ये मान लिया मैंने 3 ओम है, ये मान लिया 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये मान लिया 7 ओम है, ठीक है। 3, 5, 6। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? सीरीज को, ये सारे सीरीज में है तो देखो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा इनका। जैसे आप लोगों को R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 4 है तो 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 21 ओम आ गया। कितना आ गया? 21 ओम। अच्छा, पोटेंशियल यहाँ पर कितना है? 6 वोल्ट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी फ्लो होगी, तो ओम्स लॉ लगा देंगे, B इक्वल टू IR से करंट का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। अभी हम और भी कई स्पेशल केसेस लाएंगे जब हम न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया, इसको नोट कर लीजिए। तो लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया कि जब रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट केसेस के न्यूमेरिकल आपके होंगे, आप लॉज को याद रखिएगा और न्यूमेरिकल्स आपके अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के तो मैं बताया था आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से जुड़ता है। कुछ इस तरीके से होंगे हमारे रेसिस्टर्स, ठीक है। एक ये मान लो और एक ये मान लिया, ठीक है। कैमरे में जरा चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताएं प्लीज। चलिए ये स्विच ऑन कर दिया, इसमें करंट फ्लो होने लगी, करंट फ्लो हो रही I, पोटेंशियल इसमें है V, यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो हो रहा R, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम I इक्वल टू B अपॉन R लिख सकते हैं। भाई V इक्वल टू IR ही लिखा है, बट यहाँ पे हमें I चाहिए है तो हम I इक्वल टू B अपॉन R लिखेंगे, ओके। अच्छा, इसको मैंने मान लिया R1, R2, R3, ठीक है ना। यहाँ से ये करंट I जा रहा है, ये I जा रहा है, ठीक। ये भी I करंट होगा, ये भी I होगा और यहाँ पर ही I करंट आएगा, ठीक। अच्छा जी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़े थे 2 लॉ, यहाँ पे भी 2 लॉ होंगे। तो लॉ नंबर 1 क्या है, लिखाऊंगा नहीं मैं, इसको बोलूंगा, आप अपना लिख लेना। क्या कह रहे हैं इसमें कि when the resistors are connected in parallel combination, when the resistors are connected in parallel combination, then current is different in each resistor, then current is different from each resistor। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से, तो हर एक रेसिस्टेंस की करंट अलग होगी। तो क्यों अलग होगी भाई, इधर से ये करंट I जा रहा है, ठीक है, इधर से करंट I जा रहा है। अब ये R1, R2, R3, अब जो ज्यादा अपोज कर लेगा, जो ज्यादा रेसिस्टेंस हाई होगा उधर करंट उतनी कम जाएगी। भाई रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का यानी चार्ज का फ्लो रोकना, चार्ज का फ्लो रोकना मतलब करंट रोकना। तो जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगी, जिधर रेसिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा। और वैसे भी एक चीज 3 जगह अलग अलग कैसे जा सकती है,
ठीक है ना। तो ये जो I है यहाँ पे 3 जगह बटेगा, R1 वाले में जाएगा I1 करंट, R2 वाले में जाएगा I2 करंट और R3 वाले में जाएगा R3 करंट। एक बार फिर समझ लो कि जब रेसिस्टर्स हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ईच रेसिस्टर हैज डिफरेंट amount of current. When the resistors are connected in parallel combination, then each resistor has different current. And the sum of all currents of individual resistor is equal to the current coming from the battery. मतलब जो भी रेसिस्टर है उनके अलग अलग करंट है I1, I2 और I3, तो इन सबका अगर सम करेंगे तो जो बैटरी से करंट निकल रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो ये पहले लॉ से हमें एक चीज मिली कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। लॉ सेकंड क्या कहता है? लॉ सेकंड ये कहता है कि when the resistors are connected in parallel combination then potential is same in all the resistance. All the resistors में पोटेंशियल जो है ना वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि देखो बिटवीन सेम पॉइंट लगे हैं, ये मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है ना, और इसी पॉइंट से ये तीन के तीनों रेसिस्टर पोटेंशियल गेन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस जगह से सबको पोटेंशियल इक्वली तो मिलेगा, बिकॉज ये भी डायरेक्टली ए के जरिए बैटरी से कनेक्ट है और ये भी डायरेक्टली ए के जरिए बैटरी से कनेक्ट है और वो भी डायरेक्टली ए के जरिए बैटरी से कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता था हमारा, तो ये इस तरीके से बनते थे। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनता था। अगर मान लो तीसरा और होता है यहाँ पे लगा देता, तो बीच वाला तो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे जो रेसिस्टर्स हैं हमारे डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, अब डायरेक्टली सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई निकाला था, आई कितना आया था V अपॉन R। चलिए, तो यानी कि इसमें पोटेंशियल सभी में सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, जो भी पोटेंशियल उसको इस ए पॉइंट से मिल रहा होगा, और ए पॉइंट से पोटेंशियल क्या मिल रहा है उसको, बी पोटेंशियल मिल रहा है। तो इसमें पोटेंशियल बी, इसमें पोटेंशियल बी और इसमें भी पोटेंशियल बी। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ओम्स लॉ लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू बी अपॉन R1। भाई इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, करंट I1 है। ठीक है, करंट कितनी है I1, रेसिस्टेंस R1 और पोटेंशियल कितना B, तो I1 इक्वल टू बी अपॉन R1। ऐसे ही I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B अपॉन R2, और ऐसे ही I3 कितना हो जाएगा, I3 हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, B अपॉन R3। ठीक है ना। ओके, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रखें तो I की जगह B अपॉन R इक्वल टू I1 की जगह B अपॉन R1 प्लस I2 की जगह B अपॉन R2 प्लस I3 की जगह B अपॉन R3। B अपॉन R इक्वल टू B कॉमन ले लिया, ये बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, B अपॉन R इक्वल टू B कॉमन लिया यहाँ से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये B से B तो हो गया कैंसिल, B से B जो है ना हमारा ये कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ। मान लो रेजिस्टर्स आपके कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से प्लस माइनस। ये मान लो 4 ओम का है और ये आपका 8 ओम का है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमने पढ़ा कि जब सीरीज पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आगे अगर 3 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े होते तो प्लस R3 कर देते। तो 1 अपॉन R कितना हो गया, 1 अपॉन R हो जाएगा R1 वैल्यू रख देते हैं सीधी सीधी। ठीक है, तो R1 हमारे पास कितना 4 ओम, तो 1 अपॉन 4 प्लस यहाँ पर R2 कितना है 1 अपॉन 8, तो 1 अपॉन 8 हो गया। तो 1 अपॉन R इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 8 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स प्लस ये 1 टाइम, तो 1 अपॉन R इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन 8। तो R इक्वल टू, भाई 1 अपॉन R नहीं चाहिए हमें, R चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3 ओम। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, पैरेलल के केसेस में। मतलब
3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो 3, अगर ज्यादा जुड़े हैं तो उसको हम इस तरीके से आगे प्लस करते हुए निकालते चले जाते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा आप इसको। तो हम लोगों ने लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में जाया था ना, पावर और एनर्जी का यूज करते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे किस तरीके से वर्क पावर का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को कैसे, पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर, क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा आप। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे हम लोग इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर। चलो इलेक्ट्रिक को भूल जाओ, अभी पावर की बात कर लेते हैं। क्लास 9th में पढ़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी पावर पढ़ा हुआ है आपका। क्या होता है पावर, सिंपल बता दोगे आप, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है भाई, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने से पहले हम लोग पावर पढ़ते हैं, जो क्लास 9th में पढ़ के आए थे हम लोगों ने। क्या पढ़ा था, हमने पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। ये तो पढ़ा था ना, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन। तो इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसाएंगे आपको, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा बताऊंगा। पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, दिस इज द पावर। यानी अगर इसको हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी वर्क, काम करने की, वर्क करने की जो रेट होती है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो वर्क करता है अगर वो कम समय में ज्यादा वर्क करता है तो मतलब उसमें पावर ज्यादा है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब पावर कम है, टाइम कम लग रहा है मतलब पावर ज्यादा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वर्क के। ठीक है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और हम किस पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो भाई टाइम से क्या फर्क पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक का है या नॉन इलेक्ट्रिक का, टाइम तो टाइम है ना। बट यहाँ पर जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, यहाँ पर जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पावर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। और किसमें पावर होगी, तो पावर तो ये किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ही होगी, है ना। पावर जो होगी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की होगी। आप देखते होंगे कि ये इतनी पावर का बल्ब है, ये इतनी पावर की CFL है, ये इतनी पावर की वॉशिंग मशीन है, तो हम उसके पावर की बात करते हैं। पर्टिकुलर व्यक्ति में तो इलेक्ट्रिकल पावर नहीं होती ना, किसी डिवाइस में ही होती है। तो हम क्या कहें, पावर को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है ना, तो सिंपल सा हम लिखेंगे, डिवाइस वाइज भी नहीं लिखेंगे। पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या सिंपल कह दो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है ना, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज पावर। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला हमें क्या मिला, P इक्वल टू वर्क W अपॉन T। अब भाई हम इलेक्ट्रिक के केस की बात कर रहे हैं, पावर W अपॉन T। ठीक है ना, तो जो हमने 9th में पढ़ा था जो वर्क होता है, इसकी जगह कभी कभी एक चीज आ जाती है एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी लगभग सेम चीज होती है। ठीक है ना, तो वर्क और एनर्जी को अगर हम यहाँ पर सेम कंसीडर करेंगे, कभी क्वेश्चन में वो ऐसे भी कह देगा, किस तरीके से कहेगा, जैसे उसने कहा कि, और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको पावर को, कि ये जो वर्क है, वर्क हमारा एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम is also called power. ठीक है ना, द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाई डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो
कितने समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, तो वो उसकी पावर होती है। ठीक है ना। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 सेकंड में या 5 सेकंड में 5 जूल कंज्यूम कर रही है और कोई दूसरी है जो 5 सेकंड में 10 जूल कंज्यूम कर रही है, तो कौन सी डिवाइस पावरफुल हुई? जो 5 सेकंड में 10 जूल ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। मेन चीज हम आते हैं बेसिकली इसके फॉर्मूलों कि पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। कोई डिवाइस है उसमें वर्क डन कैसे पता चलेगा, तो हम वर्क डन के केस में पावर को पढ़ते ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल पावर को वर्क डन के केस में। अगर हाँ डायरेक्ट हमें न्यूमेरिकल में दिया है कि उससे इतना वर्क हुआ या उसने इतनी मतलब एनर्जी कंज्यूम करी है, तो भले ये फॉर्मूला काम आ जाए, लेकिन वहां उसने पोटेंशियल रेसिस्टेंस और करंट की बात करना शुरू कर दिया तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, तो कितने फॉर्मूले और कैसे निकलते हैं उनकी बात करते हैं। ध्यान से देखो, जब हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था तो B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था क्या? B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। भाई पोटेंशियल को मैंने क्या बताया था? द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो क्या पढ़ा था वहां पे? B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बेटा क्या हम यहाँ से W की वैल्यू B इंटू क्यू निकाल सकते हैं? जी ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। और हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, तो अब ये चीज हमारे पास P क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W की जगह ये B इंटू क्यू, B इंटू क्यू अपॉन T। अच्छा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो बेटा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। और इस Q को हम यहाँ पे पटक दें, तब देखो क्या बनेगा? तब ये P क्या हो जाएगा? P इक्वल टू B इंटू क्यू। Q की वैल्यू ये रखेंगे I इंटू टी, और अपॉन में भी T है तो T से T कट गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया? B इंटू आई। दिस इज द पावर का फॉर्मूला आ गया ये। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पावर। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 1। अब यहीं पर अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो B इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर। अब अगर इस B को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये P इक्वल टू क्या बन जाएगा? B की जगह आई आर इंटू आई, तो P क्या बन गया? आई स्क्वायर इंटू आर। लो एक और नया फॉर्मूला बन गया, बनते ही जा रहे फॉर्मूले। ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर इसी ओम्स लॉ को आप ऐसे यूज करो, यहाँ से आप I की वैल्यू निकालो तो B अपॉन आर मिलेगा, B अपॉन आर मिलेगा I। और इस I को अगर आप यहाँ पुट करो तो देखो ध्यान से पावर क्या बन जाएगी? P इक्वल टू V इंटू आई की जगह B अपॉन आर। तो सेकेंड पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? B स्क्वायर अपॉन आर। वेरी सिंपल। तो 3 हमारे फॉर्मूले हैं पावर के, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक चौथा आप इसको भी मान सकते हैं। डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में किस तरीके से आपको क्या क्या क्वांटिटी गिवन है। तो जो क्वांटिटी गिवन होगी उसमें आपका जो भी फॉर्मूला फिट बैठ रहा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रिकल पावर की। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात भी कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा किस तरीके से मैंने ये फॉर्मूले डेराइव कराए हैं, आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब जो एबिलिटी होती है वर्क करने की उसको ये एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसकी बात ना करते हुए सीधे अपने पहले वाले ही कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो भाई P इक्वल टू क्या? जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने को दी जाए, देखो डिफाइंड डेफिनेशन नहीं पूछते, बहुत मतलब पिद्दी सी एक लाइन की डेफिनेशन है, क्या पूछेंगे एग्जाम में वो। ठीक है, वो भी आपको आती है। तो हम सीधा सीधा ये सीखते हैं कि कैसे हम पावर को और कैसे हम किसी भी डिवाइस की एनर्जी को कंज्यूम, कैसे वो कंज्यूम करती हैं और किस तरीके से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। और बेटा मैंने बोला था कि W कभी कभार हमारा E भी हो सकता है। E मतलब ये हमारा एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है ना। और ये एनर्जी किस तरीके से होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी भाई? या तो ये लाइट के फॉर्म में होगी और या फिर ये हीट के फॉर्म में होगी। ठीक है, या तो लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में। तो इन्हीं 2 फॉर्म में हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए किस तरीके से होगा कि अगर हम इस P को W को E से रिप्लेस कर दें, मैंने बोला ना वर्क हमारा एनर्जी हो सकता है, तो E हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी
इज इक्वल टू पावर, यानी P फॉर पावर इनटू टाइम, ठीक है। दैट मींस E इक्वल टू P इनटू टी। अब देखिए पावर के कितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, तो पावर के हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, और पावर के वो 4 फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी के भी 4 फॉर्मूले मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इक्वल टू V इंटू आई, तो वो फॉर्मूला यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा हमने पढ़ा था पावर का कौन सा फॉर्मूला, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर आर अपॉन इंटू टी, ठीक है। तो एक ये बन गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था आई स्क्वायर इंटू आर। तो जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, ठीक है ना, जहां पर हम हीट की बात करेंगे, पर्टिकुलर हीट की बात। मैंने बोला एनर्जी 2 फॉर्म में होती है, या तो लाइट में होगी या हीट में होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी हमारी होगी वो हीट के फॉर्म में होगी, तो उस केस में जूल्स ने एक लॉ दिया है, ठीक है। मैं चलिए यही पे बता देता हूँ आपको वो लॉ क्या दिया उन्होंने लॉ ये दिया है, पहले इसको रफ करते हैं उसके बाद बताते हैं। तो ये एनर्जी के फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिएगा, किस तरीके से डिराइव किए, किस तरीके से कैलकुलेट करके ये फॉर्मूले आए हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपकी जो भी वैल्यू, जो भी आपको कंटेंट दिया हो, उसमें जो भी फॉर्मूला फिट बैठ रहा हो, आप उसको यूज करके अपना सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम बताएंगे आपको जब हम न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आएंगे उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जूल ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मान लो कोई एक कंडक्टर है या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लो ये हीटर ही है, ठीक है, ये हीटर की कॉइल है, एक कंडक्टर है। तो उन्होंने पहली बात क्या कही है, इसी फॉर्मूले से हम इसको बता रहे हैं आपको, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना, ये था। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें जो हीट जनरेट होती है, यानी हम इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसकी जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, यानी जितने ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। और सेकंड बात उन्होंने क्या कही है कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली होगी। भाई रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट का अपोज करना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करना। अब कोई चीज वहां पर करंट का अपोज कर रही है, तुम जबरदस्ती उसमें करंट को फ्लो कराए जा रहे हो तो ऑब्वियसली पारा गर्म हो ही जाएगा, आप सभी का भी हो जाता होगा। तो वो तो रेजिस्टेंस है, आप उसमें करंट फ्लो कराए जा रहे हो तो फिर क्या होगा, वो कंडक्टर ऑटोमेटिकली आपका गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस, यानी जिस वायर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आप उसमें फोर्सिबली करंट को फ्लो कराओगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और उन्होंने थर्ड लॉ दिया है आपका, उन्होंने क्या है कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम की होती है। तो जितनी ज्यादा टाइम तक आप अपने हीटर को लगाए रहोगे, जितनी ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने एक लॉ दिया, S इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है ना। तो इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकेंड, the heat is directly proportional to the resistance of the wire. Third, the heat is directly proportional to the time for which the current is flowing in the conductor. और तीनों को कंबाइन करके हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो आया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10th क्लास के लगभग सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूटा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर लाइव चैट में ही आप बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूटा हुआ है। बाकी अगर कोई छूटा होगा तो हम जो न्यूमेरिकल की क्लास आपको देंगे उसमें उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, आप देखिए आपके घर में जो भी नीडी हो 10th क्लास के आपके आसपास, ठीक है, उनको भी एक कंटेंट दीजिए ताकि उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो पाए। आप अपने दोस्तों से और सब लोगों से इसको शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा,
ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिक्स के या फिर मैथ्स के किसी वीडियो में, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ठीक। चलिए बाय बाय। सावरिया सेठ की